हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जल अवशोषण और जल अवशोषण के मार्ग देखे थे प्लांट्स के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जल अवशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। देखिएगा, टॉपिक है हमारा आज का पहला टॉपिक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कौन कौन से कारक हैं जो पादपों के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो कारक है हमारा वो है प्राप्य मृदा जल। मृदा जल यानी अवेलेबल सॉयल वाटर, यानी कि मृदा के अंदर जल की मात्रा है उसकी उपलब्धता की बात कर रहे हैं। यानी जल की उपलब्धता भी जल अवशोषण को प्रभावित करती है। नंबर 2 बात हम करें मृदा वातन। मृदा वातन, ठीक है, यानी मृदा में वायु की मात्रा की बात करें। नंबर 3 हम बात करें मृदा का तापमान। मृदा का तापमान। और नंबर 4 हम बात करें वो है हमारे पास में जो विलयन है, मृदा में उपस्थित जो विलयन है उसकी सांद्रता। मृदा में उपस्थित विलयन के सांद्रता। सांद्रता, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास में 4 कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। अब हम बारी बारी से इनको देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले प्राप्य जल, मृदा जल की बात करें, अवेलेबल सॉयल वाटर की बात करें, तो अगर मृदा में जल की उपलब्धता अधिक होगी, जल की मात्रा ज़्यादा होगी या प्राप्य जल है वो अधिक होगा, और वो भी कौन सा बताया था पीछे वीडियो में, केसी का जल। केसी का जल यानी जिस मृदा में केसी का जल ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा वहाँ पर पादपों के द्वारा अवशोषण अधिक होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है। ध्यान रखने वाली बात है, हम बात कर रहे हैं प्राप्य मृदा जल की। तो मृदा में जल तो बहुत सारा है, लेकिन वो किस रूप में जल है वो भी बहुत बड़ा मायना रखता है। और यहाँ पर वो जल किस रूप में होना चाहिए, केसी का जल के रूप में। अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो पादपों में जल अवशोषण अधिक होगा, क्योंकि हमने जब चैप्टर शुरू हुआ था उस समय बताया था कि पादप अधिकांशतः जो पादप जल का अवशोषण करते हैं वो किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं, केसी का जल का अवशोषण करते हैं। तो प्राप्य जल केसी का जल के रूप में होगा तो जल का अवशोषण अधिक होता है। देखिए, इसी में हमने एक फैक्ट और बताया था, मृदा में जब जल रिसता है नीचे की ओर तो गुरुत्वीय बल के द्वारा वो नीचे की ओर जाता है। तो गुरुत्वीय बल के द्वारा पानी के निष्कासन के बाद में मृदा कितने जल को रोक रही है, कितने वाटर को रोक रही है, वो ही मृदा की जो क्षमता है जल को रोकने की क्षमता, ठीक है, वो ही कहलाती है कैपेसिटी ऑफ सॉयल होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि मृदा की जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे ये हमारी मृदा है और गुरुत्वीय बल के द्वारा पानी नीचे की ओर इसमें रिस रहा है, तो गुरुत्वीय बल के बाद में निष्कासित होने के बाद में, जल के निष्कासन के बाद में यहाँ इन अणुओं के अंदर कितना वाटर संचित हुआ है, यानी ये मृदा
यहाँ पर मृदा के कण वाटर को कितना रोक पाए हैं? मृदा की इसी क्षमता को कहते हैं जल धारण क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम फैक्ट की बात करें तो देखिए, अगर मृदा में जो जल की मात्रा इतनी कम हो जाए कि उगे हुए जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में स्थायी मुरझान आ जाए। स्थायी मुरझान का मतलब है कि अब चाहे आप उसमें कितना ही पानी डाल लेंगे, दोबारा से वो पत्तियां हैं वापस अपनी स्फीत अवस्था में नहीं आएंगी, वो मुरझा चुकी हैं। स्थायी रूप से मुरझान जब आता है पत्तियों में, ठीक है, तो पानी की जो वो प्रतिशतता है सॉइल में जो स्थायी मुरझान के लिए जो है हमारे पास में उत्तरदायी होती है, उसी प्रतिशतता को जल की उसी प्रतिशतता को कहते हैं स्थायी मुरझान प्रतिशतता। यानी कि जल की वह मात्रा मृदा में जल की वह मात्रा जो उगे हुए पौधों की पत्तियों में स्थायी मुरझान को प्रदर्शित करने के लिए सहायक होती है। ठीक है, उसी प्रतिशतता को हम कहते हैं स्थायी मुरझान प्रतिशतता। ध्यान रखना। ठीक है, जल की वह न्यूनतम प्रतिशतता जिस पर कोई भी पौधा है उसकी पत्तियों में स्थायी मुरझान आ जाए, यानी स्थायी रूप से वो मुरझा जाएं। ठीक है, तो वो जल की जो प्रतिशतता है वो कहलाती है स्थायी मुरझान प्रतिशतता। ठीक है, राइट। तो आगे चलते हैं हम। ये तो हमारे पास में प्राप्त मृदा जल कौन सी स्थिति में ज़्यादा होगा? तो केशिका जल की स्थिति में ज़्यादा होगा तो अवशोषण भी अधिक होगा। ठीक है, नंबर 2 हम बात करते हैं मृदा वातन। एक सेकंड, देखिए मृदा वातन की हम बात करें तो मृदा वातन क्या है? मृदा के कणों के बीच में उपस्थित वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? मृदा वातन। क्या कहते हैं? मृदा वातन कहते हैं। जैसे इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में जो वायु भरी होती है उसी को क्या कहेंगे? मृदा वातन। ठीक है, और जिस मृदा में वायु की मात्रा एयर ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पर जल का अवशोषण भी अधिक होगा। पादपों के द्वारा जल का अवशोषण अधिक होगा। देखिए इसीलिए हम क्या करते हैं, खेतों में आपने देखा होगा, हम खेतों में या पेड़ पौधों के अंदर हम खुदाई करते हैं ताकि मृदा के अंदर वायु प्रविष्ट हो सके। ठीक है, जिससे जल का क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होगा। देखिए इस स्थिति में तो वायु ज़्यादा होगी, वायु वातन ज़्यादा होगा यानी मृदा वातन ज़्यादा होगा तो जल अवशोषण अधिक होगा। लेकिन जलाक्रांति है, कहने का मतलब जलाक्रांति या जलाक्रांत कह सकते हैं इसको। जलाक्रांत का क्या मतलब है पहले तो इसको समझो। ठीक है, जैसे भूमि पर या मृदा पर में जल भर जाए, मृदा में जल का भराव, ठीक है, अत्यधिक जल का भराव और उसमें पौधे डूबे हुए हैं या पौधे उस जल भरे हुए जल के अंदर उगे हुए हैं। ठीक है, या फसली पौधे हैं तो खेत में जैसे पानी भर गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो पानी अगर ज़्यादा समय तक भरा रहता है, ठीक है, तो उस स्थिति को कहते हैं जलाक्रांत। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि मृदा वातन एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, मृदा वातन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। उस कंडीशन में जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पौधा नष्ट हो जाएगा। ध्यान रहे। नंबर 3 हम बात करें मृदा का तापमान। ठीक है, नंबर हम 3 बात करें मृदा का तापमान। देखिए टेम्परेचर, मृदा का टेम्परेचर भी जल अवशोषण को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है? देखिए किसी भी पौधे की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मृदा का है तो उस कंडीशन में जल अवशोषण
जल अवशोषण, ठीक है, तीव्र होगा, तीव्र अधिक होगा यदि इस टेम्परेचर से, इस परास के टेम्परेचर से जैसे 20 डिग्री से कम और 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो उस कंडीशन में जल अवशोषण धीमा हो जाएगा। जल अवशोषण क्या हो जाएगा? धीमा, जल अवशोषण धीमा हो जाएगा या कम हो जाएगा। यानी 20 से और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जल अवशोषण की जो क्रिया है वो सर्वाधिक होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जल अवशोषण धीमा हो जाएगा, जल अवशोषण की क्रिया धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम लास्ट प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, मृदा में उपस्थित विलयन की सांद्रता। देखिए बेटा, जल अवशोषण के समय हम ये कह सकते हैं कि पेवर जल का अवशोषण तो होता नहीं है, सॉल्यूशन के रूप में होगा। ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन अगर तनु सॉल्यूशन है यानी उसकी सांद्रता कम है, मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए जो मृदा जल है उसमें जैसे लवण वगैरह हैं, लवण, ठीक है, साल्ट वगैरह हैं, वो मिल जाते हैं, तो उसकी अगर साल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो विलयन क्या हो जाएगा? अति सांद्रित हो जाएगा, यानी उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मृदा में सांद्रता अधिक है, जल की सांद्रता अधिक है, ठीक है, सॉरी विलयन की सांद्रता, जल की नहीं, विलयन की सांद्रता अधिक है, तो उस कंडीशन में जल का अवशोषण धीमा होगा। ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर होगा उसका अवशोषण ज़्यादा होता है, जबकि उसमें विलय मिलते रहेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, उस कंडीशन में जल का अवशोषण क्या हो जाएगा? धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए अगर बात करें हम, तो अगर आवश्यकता से ज़्यादा हम खाद वगैरह डाल देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं पौधे के अंदर, ठीक है, तो पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, वहाँ विलयन, मृदा का विलयन क्या हो जाएगा? अति सांद्रित हो जाएगा और पौधे के अंदर से पानी बाहर निकल आएगा। ठीक है, अवशोषण की बजाय उस कंडीशन में पौधा मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत डिपेंड करता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता अगर कम होगी तो अवशोषण ज़्यादा होगा, जल अवशोषण ज़्यादा होगा, और अगर विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो उस कंडीशन में जल का अवशोषण धीमा होता है। ठीक है, तो ये 4 कारक हमारे पास में हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले। ठीक है, प्राप्य मृदा जल, मृदा वातावरण, मृदा का तापमान, मृदा में उपस्थित विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं रसारोहण। ठीक है, देखिए रसारोहण क्या होता है और किस प्रकार से रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है, देखिएगा। देखिए जल अवशोषण के बाद में जल का पार्श्व परिवहन होकर जल जाइलम तक पहुंचता है। ठीक है, और जाइलम तक पहुंचने के बाद में जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रवाह होता है, या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तो देखिए रसारोहण क्या है? रसारोहण, ठीक है, रसारोहण ऑप्शन, देखिएगा नाम से पता चल रहा है रस प्लस आरोहण, 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 आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, रस का मतलब होता है यहाँ पर जल और जल में घुले हुए पदार्थ रस के रूप में हैं, यानी विलयन के रूप में हैं। ठीक है, तो जल यानी विलयन है, उस विलयन का ऊपर की ओर चढ़ना, पादपों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ना, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ना ही क्या कहलाता है? रसारोहण। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। रसारोहण का मतलब क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का जाइलम वाहिनिकाओं
एवं वाहिकाओं द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ना रस्सारोहण कहलाता है। रस्सारोहण कहलाता है, राइट। यानी जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज लवण हैं वो जाइलम तक पहुंच गए पार्श्व परिवहन के द्वारा। अब वहां से जाइलम की वाहिनिकाओं और वाहिकाओं के माध्यम से जल का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाता है? रस्सारोहण। ठीक है, क्या कहलाता है? रस्सारोहण। देखिए बेटा, रस्सारोहण के अंदर मोस्टली जो फोर्स काम करते हैं हमारे पास में, वो दो फोर्स या दो प्रेशर काम करते हैं, एक पुल, ठीक है, और एक रूट प्रेशर यानी कि मूल दाब, ठीक है। या एक हमारे पास में ये है, हमारे पास में पुल प्रेशर का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल या दाब, ठीक है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक तनाव होता है। ये ऋणात्मक तनाव होता है और ये क्या होता है? धनात्मक तनाव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये धनात्मक तनाव है या बल है और ये क्या है? ऋणात्मक बल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा एक डायग्राम पर फोकस करना पड़ेगा। देखिएगा, ये दोनों बल किस प्रकार के बल हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में पौधा है, ठीक है, ये इसकी पत्ती है, ठीक है। अब देखो, एक बल तो जल को ऊपर चढ़ाने के लिए ऊपर से खींचे, यहां से खींच रहा है, ठीक है, ऊपर से खींचे, तो वो तो होता है ऋणात्मक बल, ठीक है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक तनाव, ऊपर से खींचना, इसको बोलते हैं पुल, ठीक है। और एक होता है नीचे से ऊपर की ओर धक्का लगाना, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर दाब डालना और पानी को ऐसे नीचे से ऊपर चढ़ाना, ठीक है, वो होता है धनात्मक तनाव या धनात्मक बल, ठीक है। और ये उत्पन्न होता है नीचे से ऊपर लगाने वाला जो दाब है वो होता है मूल में, ठीक है, मूल में उत्पन्न होता है। और ऊपर से खींचने वाला जो बल है वो मोस्टली वायवीय जो पार्ट हैं या पत्तियां हैं, उन पत्तियों में उत्पन्न होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। इन दोनों चीज़ों पर ही ये कंसेप्ट जो है क्लियर है कि रसारोहण के जो कंसेप्ट है वो इन दोनों पर ही आधारित है, दोनों प्रेशर्स के ऊपर, ठीक है। एक तो है नीचे से ऊपर लगा रहा है। देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपना एक मोटर होता है या पंप होता है, पानी का पंप होता है, ठीक है। उस पानी के पंप से नीचे वाला जो पाइप होता है, ठीक है, उस पंप से नीचे वाला पाइप होता है, उसमें वो मोटर है पानी को ऊपर खींचती है, ठीक है, ऊपर खींचती है। जैसे कि देखिए, ये हमारे पास में मान लीजिए कोई मोटर है, ठीक है, एक पाइप ये हमारे पास में नीचे जा रहा है, ठीक है, किसी टैंक में, पानी के टैंक में, और ये पाइप अपने ऊपर वाली जो कोई भी मान लीजिए टंकी है उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो इस पंप के द्वारा, इस पाइप के द्वारा जो यहाँ टैंक से जो पानी ऊपर चढ़ रहा है वो कौन से बल के कारण चढ़ रहा है? यहाँ समझने की बात है। पादपों में भी यही सेम सिचुएशन से जो है कार्य होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पाइप में जो पानी चढ़ रहा है ऊपर, वो कौन से बल के कारण चढ़ रहा है? यहाँ ये जो पंप है ये पानी को खींच रहा है, यहाँ तो ये खिंचाव बल के कारण चढ़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर खिंचाव बल लग रहा है, खिंचाव बल, ठीक है। और ये खिंचाव बल क्या होता है? ऋणात्मक तनाव है, ठीक है। और ये पादपों के अंदर जो उत्पन्न होता है, ये पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल कहलाएगा ये, ठीक है। और अब यहाँ पंप के पास में आने के बाद में जल यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ से कोई खींच नहीं रहा इसको, ये पंप इसको क्या कर रहा है? ऊपर की ओर धक्का लगा रहा है, धकेल रहा है, यानी इस पर दाब डाल रहा है। ये दाब होगा धनात्मक दाब। ये क्या होगा?
धनात्मक दाब। और ये जो धनात्मक दाब है नीचे से ऊपर लग रहा है, तो पादपों में नीचे से जो ऊपर की ओर दाब लग रहा है ये दाब कहलाता है मूल दाब, रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर। तो ये दो प्रेशर मोस्टली रसारोहण में काम करते हैं। कौन कौन से? वातपोत्सर्जन कृष्ण बल जो क्या कहलाता है, ऋणात्मक बल है या ऋणात्मक तनाव है, और एक दूसरा मूल दाब जो क्या है हमारे पास में धनात्मक तनाव है। ठीक है, तो यानी जल और खनिज लवणों का जाइलम वाहिनिकाओं और वाहिकाओं से जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाएगा, रसारोहण। ठीक है, और रसारोहण में मोस्टली ये दो बल काम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? एक खिंचाव बल होता है और एक ऊपर से जो है प्रेशर धनात्मक बल होता है। ये दो बल इसमें मोस्टली काम करता है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो जल जा रहा है, ठीक है, तो वो इस पादप के कौन से भागों से जा रहा है, यानी इसका क्या मार्ग है, कौन सा मार्ग है, उसको हम एक रंजक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। देखिएगा, रसारोहण का मार्ग देखते हैं। रसारोहण का मार्ग, ठीक है, कि भाई रसारोहण है उसके दौरान जो जल और खनिज लवण है वो कौन से मार्ग से ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या कंप्लीट पादप के उत्तक काम आ रहे हैं या कोई विशिष्ट उत्तक इसमें काम आ रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो इसमें एक रंजक प्रयोग से हम समझ सकते हैं, रंजक प्रयोग। और रंजक प्रयोग में हम काम लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम सैफरिन काम ले लिया, सैफरिनिन, ठीक है, सैफरिनिन काम में ले लिया हमने। एक बोतल में सैफरिनिन का घोल लेकर और रख दिया, इसमें एक पौधे की टहनी काट ली, जैसे बालसम ले लिया हमने मोस्टली, उसकी टहनी को काट कर इसके अंदर हम कोरकी के द्वारा फिट कर लेते हैं। ये यहाँ पर पत्तियाँ हैं इसकी। कुछ समय में हम देखते हैं कि जो पत्तियों की जो सिराएं हैं, उन पत्तियों की सिराओं के अंदर कुछ रेड रंग का जो है हमारे पास में लाइनें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस पत्ती को लेकर इस पत्ती की या तो सिरा का अनुप्रस्थ काट लेते हैं, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, या फिर इसका जो व्रंत है, पर्णव्रंत, इसका अनुप्रस्थ काट लेते हैं, पर्णव्रंत का अनुप्रस्थ काट लेते हैं। ठीक है, और इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो केवल जाइलम की जो वाहिनिकाएं हैं और वाहिकाएं होती हैं जाइलम की, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये लाल रंग उपस्थित मिलता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर जिधर से ये जल गया होगा उसी भाग में लाल रंग रंजित हुआ या लाल रंग से वो भाग ही क्या हुआ, अभिरंजित हुआ, तो यहाँ पर जल मोस्टली, फिर हम ये इससे स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई जल है वो मोस्टली जाइलम की वाहिनिकाओं और वाहिकाओं के माध्यम से ही ऊपर चढ़ रहा है। अगर मान लीजिए और दूसरे उत्तकों से ऊपर चढ़ता या और दूसरे उत्तक भी इसमें सहायक होते तो वहाँ पर भी मोस्टली सैफरिन का जो विलयन है, उसका जो रंजक है, सैफरिन रंजक है, वो वहाँ पर उपस्थित मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जल का रसारोहण मोस्टली, या मैं ये कह सकता हूँ जल और खनिज लवणों का रोहण है, रसारोहण है, वो जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, और किसी दूसरे उत्तक के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, तो हमने अभी इस जो है टॉपिक में पढ़ा रसारोहण क्या है, रसारोहण, और रसारोहण में मोस्टली कौन से बल काम कर रहे हैं, और रसारोहण का मार्ग क्या है, किस मार्ग से रसारोहण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का कंसेप्ट है जो आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रसारोहण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार से रसारोहण जो है कंप्लीट होता है, और इसमें कौन कौन से सिद्धांत जो है दे रखे हैं जिनके द्वारा हम रसारोहण को समझेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।